आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ा हवाला है। बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो। लॉलीवुड का हवाला ये है कि पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो रेंग रही है, चल नहीं रही, लेकिन हर नए चेहरे के साथ हम उम्मीद अच्छी रखते हैं। गालिब ने कहा था, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। तो आज हमने अपने स्टूडियो में एक नौजवान हीरो, नौजवान एक्टर शर्जील अहमद को मदऊ किया है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शर्जील, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे? बस अल्हम्दुलिल्लाह यार। असल में सूरत हाल क्या है कि वीनस अपना नया एंटरटेनमेंट चैनल अल्हम्दुलिल्लाह आगाज कर रहा है। तो नए ड्रामे, नए शोज, तो इन सब की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। तो आज हमने सोचा कि थोड़ी सी बात इस हवाले से की जाए। तुम पहले भी वीनस के लिए मेरा ख्याल है एक टेलीफिल्म कर चुके हो बिल्कुल बिल्कुल हमारी। बिल्कुल। तो आजकल क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कैसा काम चल रहा है? अभी रिसेंटली मेरा कमर्शियल चल रहा है, अभी ऑन प्रोसेस है। अच्छा। और वो यूनिवर्सिटी से है, नई यूनिवर्सिटी जो है ना, क्या नाम है, ओपन होने वाली है, तो उसके लिए हमने एक रिसेंटली कमर्शियल किया है। और उसके अलावा मैंने अभी काम किया है मोहब्बत सतरंगी, मेरे ख्याल से ड्रामा चल रहा है एक, मोहब्बत सतरंगी। बिल्कुल। तो वो उसके अंदर भी काम किया है। और इसी तरह एक दो प्रोजेक्ट्स और चल रहे हैं, वो अभी सिर्फ शूट चल रही है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ऑन एयर हो जाएंगे। अच्छा, क्या सूरत है, कैसे, कितना कितने धक्के खाने पड़ते हैं, कितने जूते घिसने पड़ते हैं एक अपकमिंग आर्टिस्ट को स्टार बनने के लिए? अभी मैं एक जगह एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें बॉलीवुड किंग जो है शाहरुख खान के बारे में बताया गया। अच्छा, मैं खुद भी इंस्पायर हूँ उस उनकी शख्सियत से, क्योंकि वो एक ऐसा हवाला है कि जो किसी बड़े स्टार का बेटा नहीं था और खुद कोई बहुत बड़ी मतलब पैसे वाली पार्टी नहीं था, कोई मिलीनियर का बेटा नहीं था, ना फिल्म इंडस्ट्री से उसका कोई इस तरह का ताल्लुक था। तो एक अकेला एक नौजवान आता है और फिर वो अपनी मेहनत, लगन, डेडिकेशन, क्या 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 लफ्ज इस्तेमाल करूं, वो छा जाता है, वो किंग खान बन जाता है। किंग खान बन जाता है, बिल्कुल। बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके शौक के ऊपर। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। एक्टर बनने के लिए आपको जुनून चाहिए, उसके बाद पैशन चाहिए, आपको सीखना बहुत कुछ पड़ता है। शाहरुख खान ने भी थिएटर किया, उसने भी सीखा, जैसा कि आपने बताया। एसआर के एक किंग है। किंग किस लिए? अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, परफॉर्मेंस उसने सीखी है। उसके अलावा बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, इरफान खान, वो बहुत बड़े जो है ना लेजेंड रह चुके हैं बॉलीवुड के, उन्होंने भी एक्टिंग सीखी है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और उसी तरह हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हमारी इंडस्ट्री में भी, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि सीख के आते हैं। और मैंने भी नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, हमारे पास भी ऐसे आर्टिस्ट हैं। फहद मुस्तफा का नाम हम ले सकते हैं कि जो मतलब कोई बहुत ही बड़ा हवाला नहीं था, लेकिन उसने भी कोई अंत तक मेहनत की है। खुद हुमायूं सईद, पाकिस्तान के जो स्टार्स हैं, इन्होंने भी अंत तक मेहनत से जगह बनाई है। बिल्कुल। तो क्या किस तरह का बिहेवियर होता है शुरू में जब आप आते हो? तो वो जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, पहले तो वही चौधरी हुए होते हैं। मैं बताता हूँ। बेसिकली आपको ना अपने आप को मनवाना पड़ता है पहले रिस्पेक्ट लेने के लिए, ठीक है। कोऑर्डिनेटर्स का वही काम है, मतलब जैसा कि आपने बात छेड़ी, अब मैं इस बात के ऊपर बात करूंगा कि आपको रिस्पेक्ट नहीं देते वो वाली जो आप सोच के आते हैं। हर बंदा स्टार बनना चाहता है। अच्छा, एक कदर कलामी कर रहा हूँ। मतलब जब आप घर से निकलते हैं, आपको कॉल आ जाती है कि जब आप काम कर रहे हैं, तो आप घर से निकलते हो तो स्टार ही होते हैं ना, स्टार होते हैं। घर से निकलते हैं स्टार होते हैं, सेट पे पहुंचते हैं पता चलता है यार ये भी लाइफ है। स्टार कुछ नहीं, जाओ तैयार और जल्दी जल्दी से जो है ना शॉट्स दो। तो वो लाइफ ही अलग होती है। बैक स्टेज पे बहुत डिफरेंट लाइफ होती है, और फ्रंट में लोगों को लग रहा होता है यार ये स्टार इतनी इजीली बन गया, ये स्टार इतना आसान से बन गया। उनको ये नहीं पता होता कितने धक्के खाए होते हैं, कितनी मेहनत की होती है, कितने लोगों से कितनी चीजें सुनी होती है। बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, बहुत कुछ करना भी पड़ता है, लेकिन वही बात है, अल्लाह पाक जिसको इज्जत दे दे उसको दे दे। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता धक्के खा के, मेहनत करके, सीख के, हर चीज से कुछ ना कुछ सीख के आप फिर अप्लाई करते हैं अपने काम के ऊपर। जब काम अच्छा होता है तो फिर आपको रिस्पेक्ट भी वो लोग देना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो तो फिर मजबूरी बन जाती है ना यार, जब आप स्टार बनने की तरफ जा रहे हैं फिर तो। लेकिन नॉर्मल एक्सरसाइज आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। नए आने वालों को एक कोने में बिठा दिया जाता है, पंखे में, एसी में भी नहीं बिठाते। मैं एक इंसिडेंट आपको बताऊंगा, नाम नहीं लूंगा, सॉरी। तो मैं जब नया शूट पे गया ना, तो मैं एक आर्टिस्ट के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा था। तो जैसे मैं गया हूं ना सेट पे, तो वो इस रूम में बैठे हुए थे,
ठीक है, मेकअप रूम में बैठे हुए थे, तो मैं अंदर जाने लगा तो मुझे ना वहीं पे उसने रोक दिया, लड़के ने, स्पॉट का था, पता नहीं कौन था, उसने मुझे रोक दिया, कहते जी, मैं बोला मेरे मेरे सीन्स हैं, उन्होंने शूट के लिए आया हूँ। तो कहते अच्छा आपके सीन्स, आप यहाँ बैठ जाए ना, मुझे बाहर बिठा दिया, आर्टिस्ट अंदर बैठे हुए। अब मुझे ये चीज़ ना बड़ी अंदर से बुरी लगी कि यार ये क्या, मतलब मैं अभी इतना, तो मैं बाहर बैठा हूँ, अंदर से क्या नाम है, जैसे जब मेरी शूट की बारी आई, सीन्स की बारी आई, तो उन्होंने बोला कि हाँ अब आप जो है ना अंदर आए, अंदर आके उनके साथ लाइंस करें। तो मेरा मेकअप भी उन्होंने बाहर किया, सब कुछ। अब मैं अंदर गया, अंदर जाके हमने लाइंस वगैरह की, मैं परफॉर्म करने गया, परफॉर्मेंस करके जब मैं वापस आया तो वो उसी बंदे ने बोला यार आपने अच्छी परफॉर्मेंस की, आई लाइक योर परफॉर्मेंस ना। तो मुझे उस वक्त ना वो अप्रिसिएशन भी थोड़ी सी ना अजीब सी लगी, मैंने बोला यार इसने मेरे साथ जो किया है ना वो अच्छा नहीं किया। ठीक 3 महीने बाद, उस 3 महीने के बीच में मैंने अच्छा खासा काम कर लिया था। 3 महीने बाद मैं क्या नाम है उनके किसी और प्रोजेक्ट पे गया और वहीं पे वो लड़का मिला और वही मुझे कह रहा था सर ये रूम है, मेकअप रूम है सर, प्लीज यहाँ आ जाओ। और वो चीज मुझे लगी कि यार मैंने हाँ अब अचीवमेंट कर ली है, दिस इज द वे, मतलब ये चीज मैंने अचीवमेंट करनी थी लाइफ में, मैंने कर ली है। इसने एक वक्त में जिसने मुझे रोका था, आज मुझे कह रहा है सर ये रूम है, सर यहाँ आ जाए रूम में आ जाए। तो यही बात है, आपकी वाली बात है कि मेहनत करेंगे तो वो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, जैसा कि आपने कहा था। अब तक किन किन एक्टर्स और एक्टर के साथ आप काम कर चुके हैं, किन किन इदारों के साथ काम कर चुके हैं, किन किन चैनल्स के साथ काम कर चुके हैं आप, क्या जर्नी रही है अभी तक? सबसे पहले तो मैंने जब अपनी एफएससी क्लियर की थी ना, मैंने ज्वाइन किया था नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, नापा, जो कि बहुत अच्छी एकेडमी है आपको एक्टिंग सिखाने के लिए। अगर आपको एक्टिंग सीखनी है तो कोई बेस्ट वे, कोई शक नहीं। और इसके साथ साथ आर्ट्स काउंसिल भी बहुत अच्छा, काउंसिल भी एग्जैक्टली मैं वही कहने वाला था, रोल प्ले कर रहा है। माशाल्लाह से आर्ट काउंसिल भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, और आर्ट काउंसिल में भी इसी तरह की चीजें होती हैं, थिएटर, म्यूजिक वगैरह, सारी इंटरटेनमेंट की, आर्ट्स की जितनी भी चीजें, वो आर्ट काउंसिल और नापा ये चीज सिखाते हैं। ठीक है, तो मैंने जब नापा ग्रेजुएशन कर लिया तो मैंने बोला यार अब तो काम करना है। तो मैंने पहली बार स्क्रीन शेयर की, मेरी लाइफ की फर्स्ट स्क्रीन शेयरिंग थी बहरोज शहजवारी सर के साथ। बहरोज सब्जवारी साहब बिल्कुल मेरी लेजेंड आर्टिस्ट है पाकिस्तान के, बड़ा नाम है बहरोज सब्जवारी। बिल्कुल, तो उनके लिए मैंने टेलीफिल्म की, तो मेरी पहली टेलीफिल्म थी और मेरी पहली परफॉर्मेंस थी। तो और इतने बड़े लेजेंड के साथ, तो जब मैं वहाँ गया शूट पे, जहाँ वहाँ जाके मैंने मेकअप करवाया, तो सर आए तो मैं, ऐसा नहीं कि मैं परफॉर्मेंस से डरता हूँ, लेकिन एक आपके अंदर डर आ जाता है, यार इतने बड़े लेजेंड के सामने मैं परफॉर्म करूंगा, ऊंच नीच भी हो गई तो फिर आप तो परफॉर्मेंस गई। लेकिन कॉन्फिडेंस इतना था, थिएटर किया था, तो मैंने उस डर को, मैंने बोला यार कुछ नहीं होता, करेंगे इंशाल्लाह ताला, यही तो पॉइंट है, यही तो अचीव करना है। फिर मैंने उनके सामने परफॉर्मेंस की, उन्होंने कहा यार माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने काम किया, उन्होंने भी मेरी तारीफ की, और फिर उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एक एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि आप ना, आपका सब कुछ अच्छा है, एक्टिंग स्किल्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, एक्सप्रेशन अच्छे हैं, आप ना इंग्लिश और उर्दू इनकी अखबार पढ़ा करो, ये लाइफ टाइम के लिए आपको वोकैबुलरी के अंदर जो है ना बहुत फ़ायदा देगी, आपको बोलने के लिए बहुत सारे अंदाज देगी, मतलब बहुत सारे करेक्टर्स, अगर आपको करेक्टर्स करने हैं डिफरेंट, तो आपको अलग अलग तरीके से वोकैबुलरी बढ़ती है, आपकी सारी बिल्कुल आपको बोलने का तरीका बढ़ता है, एक सेंटेंस, एक वर्ड को आप डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हाउ आर यू, मतलब ये इस तरह डिफरेंट आप तरीके से बोल सकते हैं। और एक्टिंग ही यही है कि आप हर सेंटेंस को हर कैरेक्टर के अंदर अलग अलग तरीके से बोलें, कि कैरेक्टर डिफरेंस होना चाहिए। तो उनसे ये सीखा। फिर मैंने हम टीवी के लिए टेलीफिल्म थी मेरी। उसके बाद मैंने क्या नाम है, मैंने जब वो चीज़ देखी तो मैंने बोला यार अब मैं एक्टिंग में काम तो कर रहा हूँ, लेकिन टेक्निकल चीज़ें भी सीखनी चाहिए। तो मैं साथ साथ कमर्शियल्स भी किए मैंने, ठीक है, उसके साथ कमर्शियल के साथ साथ मैंने एडी भी ज्वाइन कर लिया। फिर जब मैंने एडी ज्वाइन किया ना, फिर बोला यार ये तो बहुत टफ जॉब है। फिर मैंने बोला अब सीखना है तो सीखना है। 2 प्रोजेक्ट मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर किए, एक गोल्ड ब्रिज के साथ और एक मैंने किया था कोमल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन मन के साथ। मेरे तकरीबन 4 महीने जो है ना इसमें लगे, 2 मंथ्स मेरे गोल्ड ब्रिज में लगे, 2 मंथ्स मेरे कोमल एंटरटेनमेंट में लगे। लेकिन वहाँ से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज से दोस्ती किस तरह करनी है, कैमरे से दोस्ती किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ सीखी। उसके बाद मैंने बोला चलो अब तो मैं बन गया एक्टर, अब करते हैं काम। फिर मैंने माशाल्लाह मन के लिए भी काम किया, फिर मैंने हम टीवी के लिए भी काम किया है। मैंने अभी मेरे रिसेंटली प्रोजेक्ट में कुछ सीन्स हैं दानिश तैमूर के साथ, हम टीवी का प्रोजेक्ट ऑन एयर चल रहा है उसके ऊपर, तो वो भी मैंने काम किया। उसके अलावा मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं। सही। नाजरीन, दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। हाँ तो अपकमिंग स्टार हमारी गुफ्तगू चल रही थी, आपने नापा का जिक्र किया जी। पाकिस्तान की जो आबादी का तनासुब है, अगर हम पड़ोसी मुल्क में देखें तो वहाँ तो आबादी के तनासुब से तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। हमारे पास कराची में अगर देखा जाए तो एक आर्ट्स काउंसिल, अहमद शाह साहब अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती दे, बहुत काम कर रहे हैं वहाँ, तमाम कोर्सेज होते हैं। फिर आप नापा में आते हैं जी। किस तरह का माहौल आपने देखा, कुछ थोड़ी सी यादें शेयर करो उस दौर की। चले अच्छा, नापा में ना एडमिशन लेने के लिए ना आपको चाहिए देना होता है ऑडिशन। अच्छा, ठीक है। बगैर ऑडिशन के जो है दाखला भी नहीं मिलता। नहीं, वो बेसिकली ऑडिशन क्या होता है, ऑडिशन ये होता है, वो ये देखते हैं कि यार अगर हम इसको सिखा भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो इसमें इतनी काबिलियत है कि उस सीखने को लेके चल सके। ये देखने के लिए वो लोग ऑडिशंस लेते हैं, इंटरव्यू बेसिकली कहा जाता है। क्या उसमें कोई एज की लिमिट उन्होंने ड्रॉ की हुई है? एफएससी के बाद? नहीं, मैंने एज की लिमिट पूछी है, तालीम की नहीं पूछी। नहीं, एज की लिमिट बेसिकली वही है ना, अगर आपने एफएससी यानी कि 18 अगर कोई 60 प्लस का आदमी के अंदर जागे ये ख्वाहिश, कोई 70 साल का 80 साल का आदमी उसके अंदर जागे कि मैं एक्टिंग कर सकता हूं। अच्छा, पाकिस्तान में तो खैर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यूरोप में तो किसी वक्त कोई भी उठ के जो है वो मैट्रिक का एग्जाम भी देने चला जाता है 80 साल का बूढ़ा। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपको इस एज में भी एक्टिंग का शौक है और आपने सीखना ही है तो आप मोस्ट वेलकम। नापा आपको बहुत अप्रिशिएट करेगा, आपको सिखाएगा भी। बिल्कुल। वो दोस्त जो मेरा दो शो देख रहे हैं, अगर वो 70 80 90 100 साल के भी हैं तो वो नापा दस्तक जरूर दें। वेलकम। अच्छा, नहीं, मैं आपको बेसिकली ये बता रहा था कि 18 से अबव, क्योंकि आपको एक एडल्ट जब हो जाते हैं ना तो आपको चीजें समझ आने लग जाती है सही और गलत की। ठीक है, तो यानी मिनिमम एज तो है वहां पे 18 से पहले आप नहीं देते। मैक्सिमम आप जो है ना, बेशक आप जितने, वो तो खैर जस्ट फॉर किडिंग में बात कर रहा था। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बेचारा 80 साल का बूढ़ा जो है वो पेंशन की लाइन में लगा हुआ होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो मैं जब ऑडिशन देने गया तो ऑडिशन देने के लिए भी ना उससे पहले मैंने ना उन्हें बेसिकली वो स्क्रिप्ट देते हैं, जब आप फॉर्म फिल करते हैं वो एक स्क्रिप्ट दे देते हैं आपको, एक पेज दे देते हैं, मोनोलॉग कहलाता है वो। आप वो मोनोलॉग याद करते हैं, सब ओके हो जाता है। तब आप परफॉर्म करने जाते हैं तो वहां पे बैठे होते हैं 5 लोग ऐसे लाइन से। ज़िया मोहिउद्दीन सर, जब मैंने दिया था ना, नसीब करे मेरा। अच्छा, मैं आपको एक चीज ये ऐड कर दूं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है ज़िया मोहिउद्दीन। पाकिस्तान की सिर्फ शोबिस का हवाला नहीं है, वो अदब का, उर्दू का बहुत बड़ा नाम। जी बिल्कुल। और मैं जो है ना इस बात पे फख्र भी महसूस करता हूँ कि मेरा लास्ट बैच था जिनको उन्होंने पढ़ाया। अच्छा, वो उस वक्त सामने 5 में मौजूद एग्जैक्टली। और बाकी 4 में कौन कौन था? खालिद अहमद सर, खालिद अहमद, मैम उज़मा हमारी फैक्ट्री की, मैंने के नापा की डिपार्टमेंट की हेड है। अच्छा, उनके साथ थे अकबर हुसैन। अब ये लोग बैठे हुए मेरे सामने और मैं रूम में इंटर हुआ और मैंने इनको देखा और मोनोलॉग मैं भूल गया। शाबाश, मैं भूल गया क्योंकि डर था ना, एकदम से डर था। अच्छा, मैं गया हूं, मैंने फिर उन्होंने कहा जी आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं? मतलब जी मोनोलॉग परफॉर्म कर रहा हूं। कहते ठीक है। अब डर के फिर एकदम से मुझे याद आया कि यार ये मोनोलॉग है। मैंने मोनोलॉग पढ़ना स्टार्ट किया, वो एक रावी का था। अच्छा। जो बैठ के कहानी बता रहा है उनको कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। मैंने परफॉर्म खड़े होकर कर दिया। तो मुझे खालिद अहमद सर ने बोला कि आपको पता है आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं? मैंने बोला जी मैं रावी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो कहते तो ये जो सारी बातें कही हैं ये आप खड़े खड़े बोलेंगे? उन्होंने बड़े प्यारे अल्फाज में इस तरह बोला। मैंने बोला नहीं, बैठ के। तो कहते आप बैठे क्यों नहीं? मैंने बोला कि सर प्रेशर बहुत था, डर था, तो मैं बैठने ही भूल गया। कहते हैं अच्छा चलें, थैंक यू सो मच। आपने कुछ परफॉर्म किया है? कुछ पहले कहीं कुछ किया है? जी। तो मैंने बोला जी मैंने ना थोड़ा बहुत एक्टिंग के अंदर ना काम किया हुआ है। तो कहते कि अच्छा आपको कुछ भी अगर परफॉर्मेंस आती है तो आप करके दिखा दे। सही। मैंने करके दिखाई। कहते वेल डन। कहते ओके वी विल टेल यू। अब मैं चला गया। अब कुछ दिन बाद लिस्ट लगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम आ गया उसके अंदर। और फिर जब मैंने स्टार्ट किया, अच्छा एक कहानी और बताता हूँ मैं ज़िया सर की। मतलब ज़िया सर का हवाला तो ऐसा है कि हम बार बार जानना और समझना चाहेंगे। बिल्कुल। उनके लिए वो तो
बिल्कुल हसासा थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं आपको ये बताता हूँ, वो हमारी लेते थे डिक्शन की क्लासेस, हमारी उर्दू जो है ना बेहतर करने के लिए। तो अब ये कि वो भी हमें मोनोलॉग देते थे, वो हमें पढ़ाते थे क्लास में, फिर अगले दिन वो हमें याद करके उनके सामने जो है ना मोनोलॉग उनको सुनाना पड़ता था। अब क्या होता था कि शुरू शुरू में ना मेरे पहले ट्राइमेस्टर में तो हर बंदे, हम नई जनरेशन को ये चीजें नहीं पता होती, तो मुझे भी उनका इतना नहीं इल्म था कि वो इतने बड़े लेजेंड हैं उस वक्त। तो मैं गया हूँ नया नया, मैंने बड़े इजीली परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो मेरे जो आसपास के एक्टर्स वगैरह, मेरे आर्टिस्ट साथ थे ना, मेरे क्लासमेट्स, तो उन्होंने ना ये एक डर बनाना शुरू कर दिया था कि यार वो ज़िया सर हैं, वो इस तरह है, वो बहुत लेजेंड है, ये वो। तो मेरे दिल में एक डर पैदा होना शुरू हो गया। मेरी पहले 3 क्लासेस के अंदर मैंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, जब मेरे अंदर डर पैदा हुआ ना, तो फिर मैं क्लासरूम में गया और फिर जैसे ज़्यादा आते थे ना, मेरा दिल ऐसे धक धक करने लग जाता था, धक धक हार्ट बीट बढ़ धक जाती धक। थी। और वो रूम, अच्छा हमें उस रूम से खौफ आने लग जाता था। ठीक है, इसलिए नहीं कि हम उनसे डर नहीं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए हमारे अंदर एक डर आता था कि यार हमसे कोई गलती होगी ना, हम नहीं चाहते कि वो हमें हमसे ना गलती होते हुए देखें। तो अब क्या है कि मैंने मोनोलॉग तैयार किया हुआ है, मैं गया हूँ परफॉर्म करने। अच्छा मुझे नहीं पता था कि वो मुझे मेरे नाम से जानते हैं। ठीक है, मुझे था कि यार वो क्लासमेट समझ के हम लोगों को ऐसी जो है ना क्या नाम है पढ़ा देते हैं। मैं गया हूँ, मैं जाके परफॉर्मेंस के लिए तैयार हुआ, मैंने जाके अपना मोनोलॉग शुरू किया और मैं शुरू करते ही भूल गया। उन्होंने मेरा नाम लेके कहा, शर्जील आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आप तो इतना अच्छा कर रहे थे, एकदम से क्या हो गया। फिर मैंने, अच्छा मैं बोल दे, मेरे अंदर जो फीलिंग्स होती है ना मैं बोल देता हूँ। मैंने सर मुझे आपसे अब डर लगने लग गया। कहते मुझसे डर क्यों, मैं इनको खाता हूँ क्या। वो इतने मजे से उन्होंने ये बात बोली, मेरी हंसी छूट गई। जब मेरी हंसी छूटी ना, मेरा डर खत्म हो गया। कहते चले आप दोबारा परफॉर्म करें। मैंने दोबारा परफॉर्म किया और वो बहुत अच्छा गया। कहते वेल डन। उन्होंने बेसिकली वो क्या करते थे, जब किसी का भी अच्छा लगता था ना, तो टेबल के ऊपर ये करते थे, ये इस तरह टैप करते थे, कहते वेल डन। और मेरे दिल से उस दिन के बाद उनके डर खत्म हो गया और रिस्पेक्ट और बढ़ गई उनके लिए, क्योंकि वो नए टैलेंट को और अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल सही है। और वो कहते हैं कि यार अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा करना चाहिए आपको। तो जब उन्होंने अप्रिशिएट किया तो फिर मैंने बोला यार दैट्स इट, अब जो है ना क्या नाम है, किसी से नहीं डरना। हाँ जी बिल्कुल शर्जील, तुम्हारी बात से। और नाज़रीन, इस वक्त हमें एक और नौजवान आर्टिस्ट, एक मॉडल बिलाल खालिद ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात एक्टिंग की तो शर्जील ने बताई, अब तुम्हारे ज्वाइन करने से हम मॉडलिंग के भी कुछ हवाले जानना चाहेंगे कि कितना आसान और कितना मुश्किल है ये सफ़र। देखिए पहले तो बहुत मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि हमारे ये गैजेट्स नहीं थे सारे। अब तो ये है कि हर कोई जाके ऑडिशन भी दे आता है, और इतने फोरम्स खुल गए हैं कि इतने ब्रांड्स खुल गए हैं कि अब आसान हो गया है कि अपने आप को आप कम से कम कैमरे के ऊपर ला सकते हैं। लेकिन आपको अचीव करने के लिए अपनी फिज़ीक, अपने कॉस्ट्यूम्स, ये सब को ज़रा मेंटेन करना पड़ता है। आपको अच्छा पोर्टफोलियो, इस चीज़ से आप आगे जा सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आप छोटे छोटे काम कर सकते हैं, लेकिन काम है, काम मिल रहा है लोगों को, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं मिल रहा। अच्छा, आप समझते हो कि जो मॉडलिंग इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं आपको चलती, जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री जमूद का शिकार है, एक आध फिल्म आ गई नहीं आई, तो लेकिन आप समझ रहे हो मॉडलिंग इंडस्ट्री जो है वो कहीं ग्रो कर रही है? नहीं, बिल्कुल कर रही है, क्योंकि देखें असल चीज़ तो हर चीज़ की मार्केटिंग है, और मार्केटिंग का मतलब है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में आपको एक फेस तो चाहिए। खाली सिर्फ आप एक क्या कई चाहिए होते हैं, कई चाहिए होते हैं, तो खाली सिर्फ शोरूम तो नहीं हो सकता। तो एक मॉडल फिगर तो आपको चाहिए, कैरी वो होगा ही होगा, तभी आपकी हर चीज़ ब्रांड मार्केट करेगी। और मार्केट के बगैर आजकल कुछ नहीं है, सोशल मीडिया के बगैर आजकल कुछ भी नहीं है। तो यू नीड अ मॉडल एट एनी कॉस्ट। हाँ भाई नौजवान ठीक कह रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। और अच्छा मैं आपकी एक बात, मैंने आपकी जो आपने कही कि इंडस्ट्री की बात है कि फिल्म एक आध आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आगे अभी रिसेंटली इन अगस्त बहुत ज़्यादा फिल्में एक वक्त में आ रही हैं। मैं बस ये बताऊंगा कि आ रही हैं, और इंशाल्लाह ताला फिल्मों की तरफ रुझान बढ़ने वाला है इन फ्यूचर। बाकी तो जो है सो है, लेकिन अभी इस वक्त अगस्त के अंदर इंशाल्लाह ताला 2 या 3 मूवीज रिलीज होंगी। इस अच्छा, अगस्त पे। तुम्हारा जो मॉडलिंग का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है? तुमने भी तो बिल्कुल ऐड किए हैं। मैंने रैम वॉक्स किए हैं, अच्छा। और मैंने 2 या 3 रैम वॉक्स किए हैं, लेकिन वो सही बात है कि वो मैंने लिंक्स पे किए हैं। ऐसे ही है, उसमें मॉडलिंग की फील्ड के अंदर भी आपको बहुत सारा काम जैसा इन्होंने कहा है, लेकिन उसके लिए आपको रेफरेंस भी चाहिए होता है। आपको अच्छा काम करना है, अपने आप को मेंटेन रखना है, अपने आप को वैसा रखना है जैसा उनकी डिमांड है,
देन आपको अच्छा काम मिल जाता है। काम तो बहुत है, दोनों फील्ड में है, एक्टिंग में भी है, मॉडलिंग में भी है। नए आने वालों के लिए क्या तुम्हारे पास सजेशंस है, क्या करना चाहिए, किस तरह वो आए और किन किन स्किल्स के साथ आए? देखिए, सबसे पहले तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस है, हाउ यू आर कैरिंग योर सेल्फ, वॉट यू आर वेयरिंग, वॉट यू आर ईटिंग। फिजिक इज मच मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप एज अ मॉडल अगर आप उसको देखें तो एक्टर तो नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी और Anyone नवाजुद्दीन can- anyone can सिद्दीकी be, yes. जैसे अच्छी बात फिजिक्स है। वाले भी जो हैं, हाँ, जी। वो भी होते हैं, लेकिन मॉडल के लिए आपको फिर वो अर्जुन रामपाल वाली, हाँ, वो आदित्य फिजिक राय चाहिए होती है। कपूर, हाँ, मतलब आपको ऐसे- फाद मुस्तफा अच्छा, लगना है, फाद हाँ, मुस्तफा सईद लगना है। देखिए, मॉडल तो एक बच्चा भी हो सकता है वैसे तो, जाहिर है उसकी भी एक वार्डरोब है, उसकी भी एक मार्केटिंग हो रही है, ब्रांड तो वो भी एक है, बच्चों के क्लोथ हो गए। लेकिन अगर फैशन मॉडल की बात की जाए, जिसको फैशन कहते हैं, तो फैशन का एक एज भी है कि वहाँ से फैशन को टच किया जाता है और फिर उसके ऊपर के लोग उसको कैरी ऑन कर रहे हैं, उसके नीचे वाले भी उसको कैरी ऑन कर रहे हैं। वो एक एज है, वो एक फिजिक है, वो एक हाइट है, वो होना ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और कि आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत मैटर करता है। एक तो आपकी बॉडी टाइप जैसी भी है, अब आप उस बॉडी टाइप के हिसाब से अपनी ड्रेसिंग वेयर करेंगे ना, तो आप उससे भी अपने लुक्स जाहिर कर सकते हैं लोगों को। जैसे अगर कोई स्किनी है तो वो डबल लेयर्स पहनता है, कोई जो है ना, क्या नाम है, बिल्ड वाला है, वो सिर्फ टी शर्ट्स वगैरह इस तरह के सिंगल लेयर्स पहनता है। तो आपकी ड्रेसिंग सेंस भी ना आपको एक अच्छा लुक्स दे सकती है। ये अच्छा, बिल्कुल। सिक्स पैक्स भी जरूरी होते हैं या नहीं होते? नहीं, मतलब ये कोई ये जरूरी सिर्फ एक इख्तिरा जो है वो बॉलीवुड स्टार्स ने बना नहीं, दिया। ये तो वो इसको कहते हैं जहाँ पे आप बोल्ड शूट्स पे जा रहे हैं किसी किस्म का, जहाँ पे सैंडोज और शॉर्ट्स की जरूरत पड़ रही है, तो वहाँ में मे बी आपके सिक्स पैक्स इंपॉर्टेंट हो। हाँ, लेकिन मतलब इस तरह का हमारा नहीं, it's पाकिस्तान not में तो कम से कम necessary नहीं है। नहीं है ये। नहीं है और बिल्कुल। अब तक की जितनी भी तुम्हारी एक्सरसाइज है बिलाल, उसमें तुमने कहाँ फील किया, कौन सी जगह पे तुमने महसूस किया कि यार लोग लेट डाउन कर रहे हैं या आगे बढ़ावा देने के लिए बकअप कर रहे हैं? कैसे लोगों के बिहेवियर से निपटते हैं नए आने वाले? जैसे इसने एज आर्टिस्ट बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, तो मॉडलिंग के जो लोग हैं, क्या उनको भी वही सब कुछ फेस करना पड़ता है? नहीं, मॉडलिंग में इतना हमें प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होती। जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं अपनी मिसाल दूं अगर, तो मैं एक 6 हाइट कैरी कर रहा हूँ, तो मुझे पहले तो ये अचीवमेंट मिल जाती है कि अदर देन दैट बाकी सारे 5'9", 5'10" आ रहे हैं, वहाँ पे मैं एक 6 आ रहा हूँ, तो ये तो मेरा एक पहला हाँ, ये ही तो एक प्लस है ना प्लस तुम्हारा। पॉइंट हो गया। प्लस पॉइंट है। तो इसमें मुझे कोई किल नहीं कर सकेगा। हम्म। इवन दैट के कोई पुराना मॉडल भी होगा तो उसके आगे मुझे देखा जा रहा होगा, यार ही इज कैरिंग गुड हाइट, गुड नेक, तो वो अपने उस क्लोथ को देख रहे होते हैं उस हिसाब से कि एक छोटे कद का मॉडल है, सब चीज़ें छुप जाएंगी उसके अंदर, और एक हाइट वाला होगा तो ज़रा निकल के बाहर आएगा, तो मैं किल नहीं हो रहा हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम इतनी हो नहीं सकती अगर कोई हाइट वाला है। छोटी हाइट वाले को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तुम क्या कह रहे हो? बेसिकली डिजाइनर क्या करता है, जब आपको देख रहा होता है ना, एज एन मॉडल देख रहा होता है, तो वो इमेजिन कर लेता है यार मेरा जो वेयरिंग क्लोथ है वो आपके ऊपर कैसा लगेगा। वो इमेजिन कर लेता है कि यार वो पहना हुआ देख रहा होता है आपको उस वक्त, वो देख रहा होता है। अगर आपकी हाइट अच्छी है, आपके ऊपर हाइट अच्छी, तो प्लस पॉइंट है ही है, ये तो है ही है। लेकिन वो आपको जब देख रहा होता है ना बिल्ड के साथ, ये वो आपको इमेजिन कर रहा होता है कि यार आपने ये मेरा वेयर कर लिया, आप कैसे लग रहे हो। अगर आप अच्छे लग रहे हो, कहते हैं हाँ गुड, इसको ले लो। अब नेक्स्ट कोई छोटी हाइट का अगर होता है तो उसकी बिल्ड अगर अच्छी है तो फिर उसको भी वेयर करके देखता है यार हाँ, इस पे वेयर बिल्ड की वजह से अच्छा लग रहा है, इसको भी ले लो। कुछ तो ये चीजें होती है, वो अपनी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है डिजाइनर की, वो आपको समझ जाता है कि यार ये मेरे कॉस्ट्यूम में अच्छा लगेगा, तो इसलिए वो फिर इस तरह सेलेक्ट भी कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल पता है क्या था? मेरा सवाल ये था कि जिस वक्त एक नया मॉडल आता है, आपने तो अपनी एक बात बताई, आपने कहा कि मैं एक अच्छा टॉल हैंडसम आदमी था तो शायद मुझे, लेकिन क्या जो तुम्हारी हाइट और तुम्हारी बिल्ड वाले लोग नहीं हैं, वो जब मॉडलिंग में आते हैं तो मतलब उनको रैंप तक आने के लिए कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं? असल में मैं यही रहा था कि जो अपने साथ फीचर्स लेके नहीं आ रहा लेकिन वो करना चाहता है, तो वो उसके लिए तो जाहिर है डेफिनेटली मुश्किलात आएंगी। उसके आगे अगर एक टॉल हाइट वाला बंदा आ जाएगा तो वो उसको बिठा देगा और हाइट वाला आगे निकल जाएगा, उसको डिफिकल्टी डेफिनेटली आएंगी, वो आगे जा ही उस तरह नहीं पाएगा। हाँ, उसके अंदर कोई और क्यूटनेस हो, कोई डिम्पल्स दिख रहे हो, तो शायद मॉडल कहे कि यार एक रैम में क्यूट बॉय भी चला लो, शायद वो इसलिए इन हो जाए फॉर द फर्दर टाइम, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा वो। लेकिन एक जो मटेरियल होगा प्रॉपर मॉडल का, वो आगे जा सकता है। एक नॉर्मल नया बंदा अटेम्प्ट कर रहा है, उसके अंदर वो फीचर्स नहीं है, तो वो टेम्परेरी एक आध काम करने के बाद शायद मार्केट से आउट भी हो जाए। मोरल ऑफ द स्टोरी है, कोई क्लासिक थिंग होनी चाहिए आपके अंदर,
वरना टाइम वेस्ट। अच्छा, इसमें बड़ी बड़ी मुझे एक मज़ेदार सी बात याद आ गई। एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के यहाँ एक शादी की तकरीब थी उनकी बेटी की, तो इंडियन फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ आए हुए थे और मैं उस वक्त कौमी अखबार में एज रिपोर्टर काम करता था, तो मेरी उनसे इस मामले पे गुफ्तगू हुई। तो उनका जुमला मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त मैं आया वहाँ विनोद खन्ना और अमिताभ के बड़े नाम गूंज रहे थे, राजेश खन्ना का एंड हो रहा था, तो मुझे मतलब मेरे पास कोई ऐसे लुक्स नहीं थे कि मैं मतलब एज ए हीरो जो है वो आए भी विलन एज विलन थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यार मुझे किसी उस्ताद ने कहा यार कोई अलग राह निकालो, कोई अलग राह निकालो, कुछ अलग करो। तो मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ उसको उस नुक्ते को अडॉप्ट किया और कुछ अलग किया, तो लोग शत्रुघ्न सिन्हा को भी पहचानने में कामयाब हुए। वो आते ही खामोश करा देते थे, खामोश। बिल्कुल। तो जब वही वाली बात मेरा ख्याल है मुस्तफा कुरैशी ने भी कही थी कि जिस वक्त सुल्तान राही के मुकाबले में उन्हें कास्ट किया गया, सुल्तान राही की पिच यहाँ थी, मतलब वो अब वो परेशान मुस्तफा कुरैशी कह रहे हैं कि यार मेरी समझ में नहीं आ रहा इस पिच को मैच कैसे करूं। मतलब ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं कितना भी गला फाड़ लेता वो सुल्तान राही की पिच पर नहीं पहुंच सकता था। तो उन्होंने कहा फिर मैंने फिर फैसला किया कि वो टॉप पर इसी है तरह तो मैं बॉटम से आ जाऊं। अमिताभ बच्चन के लिए भी था कि बहुत टॉल आदमी आ गया, इसके सामने हीरोइंस कहाँ टिकेंगी, कहाँ से इसका मैच बनेगा, लेकिन देखते देखते वो देखो ना, फिर जिया बहादुरी ने भी जो है वो उसके साथ काम किया है। तो वो ये चीजें मैटर जरूर कर रही होती हैं एक वक्त में, लेकिन जैसे जैसे आप कमांड हासिल करते हैं फिर ये बहुत ही मतलब कहीं गायब हो जाती हैं ये चीजें, फिर आपका स्टार, आपका अपना जो कैरेक्टर है वो निकल के आता है। वही बात है, आपको मनवाना पड़ता है कि आई कैन डू दिस दिस एंड दिस। जब आप मनवा लेते ना तो कहते हैं हाँ यही तो हमें चाहिए था। अच्छा, हमारे यहाँ बिजनेस जो है ना वो बेसिकली एक स्टैंडर्ड फिजिक पे है। बाहर तो फिर भी मैंने अभी देखा इंटरनेशनल मॉडलिंग हो रही है, मोटे लोगों को उनके क्लोज बन रहे हैं, इतनी मोटी मोटी रैम्प कर रही हैं वहाँ पे, तो वो उस मार्केट को भी पिक करते हैं, गेन करते हैं और अपने बिजनेस को वहाँ पे भी रन कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक स्टैंडर्ड बिजनेस है, फिर आप साइज ऊपर नीचे लेके जा रहे हैं, वहाँ पे वो हर चीज़ को देख रहे हैं। एक नया स्टाइल भी निकला हुआ है, मैंने अभी रिसेंटली देखा है, इतनी ह्यूज लेडीज जो है रैम्प वॉक कर रही है, उन्होंने एक उनके हिसाब से क्लोथ्स बनाया कि ये फैशन कैसे करेंगी। तो ये यहाँ पे अभी नहीं है फिलहाल, हमारे पास तो बड़ा मामला खराब है। हमारे पास तो बहुत कुछ जो है वो मतलब असल में अवेयरनेस की बात है ना यार। मतलब जो भी सोसाइटी में लोग हैं, जब वो ड्रेसेस आपको जो ब्रांड्स हैं वो मतलब पत्ते के लिए भी है, मोटे के लिए भी है, छोटे के लिए भी है, लंबे के लिए भी है, तो वो तो हर तरह के। अच्छा, वहाँ शायद इतना फील नहीं किया जाता, हमारे यहाँ ही ज्यादा ये सारी गुफ्तगू है। तुमने बिलाल एक्टिंग के लिए कभी कोशिश नहीं की या? नहीं, मैंने चाइल्डहुड में काफ़ी एक्टिंग की थी, फिर पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दिया। एक मैंने ड्रामा किया था 29 अक्टूबर, हॉरर प्ले था, खालिद शेख उसमें हमारे डायरेक्टर थे। और इस तरह मुझे था, तो मैं बहुत छोटा, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें एक दरक्षा थी, एक महक आपा थी जो शायद अभी भी काम कर रही हैं बहुत अच्छे स्केल में। तो मैं तो उस वक्त बहुत छोटा था, मेरी एज थी कोई 10 से 12 साल, आई वाज इन 5th and 6th क्लास। आपका तो मेरा ख्याल है घर का भी हवाला कुछ है ना कुछ? जी जी जी, आपकी वालदा बड़ी पाकिस्तान टेलीविजन की स्टार रही हैं, बड़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं, यास्मीन आपा। वो भी उसी में थी, तो खैर उनकी वजह से मुझे वो काम मिला था। वो मेरा पहला काम था उसी वक्त। उस ज़माने में मैंने कमर्शियल्स भी किए हैं, और वालदा का तो स्केल रेडियो से लेके फिल्म लाइन तक का है। शी इज़ आर्ट काउंसिल मेंबर आल्सो, पुरानी है, काम अभी भी कर रही है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे काम नहीं किया तुमने? नहीं, नेवर। क्यों मिला नहीं या खुद नहीं तुम्हारा मूड बना? खुद मूड नहीं बना, खुद अभी तक मूड उस तरह बना नहीं कि उठ के जाऊं, ट्राई दूं। वो और उस तरह की रनिंग ऑफर्स तो हैं, एक प्रॉपर ऑफिशियल ऑफर आएगी तो मे बी आई विल थिंक अबाउट इट। तुमने कहा बहुत मजे की कहानी है। मैं नापा में उस वक्त पढ़ रहा था, तो मेरी वॉइस वहाँ पे वॉइस की क्लास होती है ना, वहाँ पे ऐसे बेस में बात करने की और ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो मेरी आवाज़ ना बहुत ना बच्चों वाली भी निकाल लेता था मैं, और भारी करके भी निकाल लेता था। बच्चों वाली मतलब ये तो नेचुरल निकलती थी। तो मुझे वहाँ पे ना एक बंदा बैठा होता है कैंटीन में ना, उसको चाहिए था Ben 10 के लिए। बेसिकली Ben 10 डब होता है इंडिया में, लेकिन उनके कुछ कंटेंट का वॉइस ओवर को कुछ इशू हो गया था, तो उनको और वो ऑन एयर करना था, तो उनको चाहिए था। उन्होंने प्रोजेक्ट पाकिस्तान भेजा था और वो कह रहे थे यार हमें एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए
जिससे जो बेंटन की आवाज निकाले। अच्छा। अब मैं वहां बैठा बात कर रहा था, तो इत्तेफाक से ना मैं कैंटीन से वो लेके बैठा हूँ, मैं वैसे दोस्तों से बातें कर रहा हूँ, तो मुझे कहता है यार तुम ना तुम एक काम करो, ऑफिस आओ, हमें जो है ना ऑडिशन दे दो एक ना। मैंने बोला ठीक है, मैं चला गया ऑडिशन देने। ये कैंड के पास जो है ना उनका ऑफिस था। मैं चला गया, मैं ऊपर 7th फ्लोर पे, मुझे डर भी लगे। अब यार वो 7th फ्लोर पे एक बिल्डिंग है, तो मुझे एक डर था। मैं लड़का सा था उस वक्त, मतलब तकरीबन आप कह लें 18-19 साल का। मैं चला गया ऊपर, डर भी था। मैं अपने साथ एक दोस्त को ले गया, मैंने बोला चल भाई तू भी चल। अब हम लोग चले गए वहां पे। अब वहां पे उन्होंने फुल फॉर्म वॉर्म दिए, वो मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम था। फॉर्म लगाए, मैं ये किया हुआ, सब कुछ कमरा बंद किया हुआ, साउंड प्रूफ किया हुआ। तो मैं अंदर गया, मैंने बोला जी, कहते आओ ये लाइन पढ़ो और ये दो। तो वो लाइन थी, मुझे वाह इस तरह करके ना कोई एक लाइन थी ना वो उसकी बैन 10 की, मुझे प्रॉपर याद नहीं है अभी। तो ये याद था कि स्टार्ट हुए, कहते वाह ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह करके ना ये था। तो अब मैं वहां गया हूँ, मैंने लाइन पढ़ी है, मैंने लाइन पढ़ के मैंने बोला चले मैं दे देता हूँ। मुझे याद तो, मेरा आजमा बहुत अच्छा है, याद तो जल्दी हो जाता है। मैंने लाइन पढ़ी, मैंने बोला मैं कर देता हूँ। मैंने वो वॉइस ओवर की, मैंने लाइन्स दी, उन्होंने बोला एक काम करो एक और लाइन पढ़ो। उन्होंने दूसरी लाइन की, मैंने वो दूसरी लाइन पढ़ी। कहते यार ठीक है मैं आपको बताता हूँ। मैंने बोला यार, मैंने मन में बोल दिया, मैंने चलो नहीं हुआ, शुक्र है। वैसे भी ये मेरे मतलब काम की फीलिंग वेल नहीं थी वहां। हाँ, मैं समझ गया था कि यार मेरा नहीं होने वाला। मैं घर आ गया, 3 दिन बाद में इसकी कॉल आई, कहते यार देखो हमारा ना एपिसोड है और 10 से 15 मिनट की जो है ना वॉइस ओवर है, ठीक है करोगे? मैं बोला करूंगा। कहते फिर तुम्हारा नाम नहीं आएगा, क्योंकि नाम जिसने बाकी पूरी की है उसका आएगा। मैं लड़का था, मुझे इस चीज की नॉलेज भी नहीं। मतलब जहाँ ठीक है, मुझे क्या था, मुझे वो पैसे दे रहे थे, मैं काम कर रहा था। पैसे बहुत थोड़े मिलते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट को। बिल्कुल। लेकिन उसमें कितने मिले थे? ये बातें पूछी नजर लग जाती है। अच्छा खैर माशाल्लाह, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे लिए वो बहुत थे उस वक्त, मेरे लिए वो बहुत थे। तो मैं चला गया, मैंने जाके वो मजे से वो दी। मेरे पास ना वीडियो रिकॉर्ड्स हैं उसकी, मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी, मजे से मैंने किया करके मैं आ गया। आगे जाके ना मैंने बहुत किसी को नहीं बताई, लेकिन एक आर्टिस्ट को बताई। तो उन्होंने बोला तुमने ना गलती की, तुम्हें अपना नाम दिलवाना चाहिए था और वो तुम्हारे पास प्लस पॉइंट होता। चले अभी बड़ी उम्र पड़ी है इंशाल्लाह। बिलाल मेरे पास आखिरी 2 मिनट हैं, क्या फ्यूचर की प्लानिंग है, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, क्या करने का इरादा है? फैशन मॉडलिंग में ही आगे जाने का इरादा है। अभी मैंने एक छोटी सी मूवी भी करी है, फ़ारूक नजम की। वो राइटर भी हैं और इसमें हीरो भी हैं। एक छोटा सा मलंग का मेरा करैक्टर भी है। तो आएगी अभी, ये मुहर्रम जैसी ख़त्म होगा उसका रिलीज़ है। मार्केटिंग वो बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो उसमें मेरा गेटअप भी बहुत अलग ही डिफरेंट किस्म का है, थोड़ा सा अंगूठियाँ, मलंग और वो एक रफ सा। हाँ, पाकिस्तानी कल्चर में वो बड़ा रिच एक कैरेक्टर होता है जी जो आप मुख्तलिफ जगहों असल पे में कुछ देखते हैं। ऐसे ही कैरेक्टर्स को मैंने दिमाग में रखा हुआ है, कुछ हट के मिला, नॉट एन एज एन हीरो तो हर कोई आ रहा होता है। नहीं सॉरी, वो मेरा कुछ थीम नहीं है। मैं ये कहूंगा हीरो हर कोई आ रहा होता है। हीरो वो आ रहा होता है जो हीरो वाले लुक्स दे रहा होता है, हर कोई नहीं, हीरो बनना चाह रहा होता है हर कोई। मतलब बनना तो हर कोई, ये तो मैंने भी बनना चाहा। असल में हर कोई हीरो नहीं बनना चाहता। अनुपम खेर ने कहा मैं कभी हीरो नहीं बनना चाहता। तो ये खैर नाज़रीन कराम, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। और जो भी नए लोग फैशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, मेहनत करें, तालीम हासिल करें और सीख कर आएंगे। 2 इदारे बहुत काम कर रहे हैं, नापा और आर्ट्स काउंसिल। सीख कर आएंगे तो ज़्यादा आगे जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।